सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया। बट इसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो रहेगा हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड। हम जो एग्रीकल्चर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो ज्योग्राफी वाइज डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर है वो किस तरह से रहता है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे वास्टनेस ऑफ इंडिया, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। यानी कि अगर आप इसको प्लेस टू प्लेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो क्रॉप का पैटर्न होता है वो फॉलो किया जाता है। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ की जो क्रॉप है वो नॉर्थ में होती ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम वेस्ट की क्रॉप की बात करें तो वो ईस्ट में हमें देखने को भी नहीं मिलेगी, बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो ज्योग्राफी है, वो सारा का सारा क्लाइमेटिकली कंडीशन एटसेट्रा इम्पैक्ट करती है हमारे एग्रीकल्चर पैटर्न को। तो ये हम आज इसमें पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से ये जो वेरिएशन है ज्योग्राफिकल कंडीशन का, उससे हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसके क्या बेनिफिट्स है, वो सारा का सारा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एंशियंट टाइम के पीरियड से देखिए कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है वो हमने बहुत पहले से स्टार्ट कर ली थी। अगर हम इसकी बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें काफ़ी सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे देश में एंशियंट टाइम्स में, यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस समय भी खेती बाड़ी होती थी। इसमें हमें खेती के जो एविडेंसेस है वो भी हमें देखने को मिले, और इसके साथ साथ सिंचाई जिसको हम इरिगेशन कहते हैं, ठीक है, वो भी हमें देखने को मिले। क्रॉप स्टोरेज, लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो इंडस वैली में हमें पॉन्ड मिले हैं, ठीक है, और उसमें दूसरे हमारे स्टोरेज हाउसेज मिले हैं। तो वो उसमें हमें सब चीज़ों से पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंचाई भी होती थी और जो क्रॉप है वो लंबे समय के लिए वहाँ पे स्टोर भी की जाती थी। तो ये सभी चीज़ें क्या बताती है हमें कि भाई हमारा जो कृषि से संबंध है वो बहुत पौराणिक संबंध है। और अगर हम इसमें क्रॉप की बात करें तो मेजर क्रॉप वीट, बार्ली, कॉटन प्रमुख थे इसमें। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि भाई इसके उस समय कॉटन भी उत्पादित किया जाता था, बार्ली भी उत्पादित की जाती थी और वीट भी। अगर इसके बाद हम थोड़े से लेटर ऑन पीरियड की तरफ आए, मेडिवल पीरियड की तरफ आए, तो मेडिवल पीरियड वो समय है जब यहाँ पे भारत में डिफरेंट डिफरेंट जस्ट वेट एंड जब भारत में बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो चुकी थी, कृषि के पैटर्न्स चेंज हो चुके थे, लोगों के रहन सहन के तरीके, कल्चर, ये सारी चीजें वेरिएशन हमें इसमें देखने को मिल रहे थे बहुत ज़्यादा। इसमें आप फॉरेन जो इन्वेजन है वो भी हमें यहाँ पे उस समय देखने को मिल चुका था। तो ये वो पीरियड था एक जहाँ पे आपको एक मिला जुला सा रूप देखने को मिलता था। तो यहाँ पर नए नई क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन होना शुरू हो गया था, नई जो कृषि की तकनीक थी, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे मेजर जो चेंजेस देखेंगे वो मुगल एम्पायर में देखते हैं, जिसमें भी हम बहुत सारे एडवांसमेंट इन इरिगेशन एंड क्रॉप डाइवर्सिटी देखते हैं। उसके बाद अगर हम कलोनियल पीरियड की बात करें, ठीक है, जब कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट होता है वो ब्रिटिश के साथ स्टार्ट होता है। जब ब्रिटिश यहाँ पे आते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आती है, तो वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर या पूरा का पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिविंग है इंडिया का वो बदल देते हैं और वो उसको अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, जिस तरह से उनके जो वहाँ पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था उसके अकॉर्डिंग वो क्रॉप का पैटर्न सेट कर रहे थे। तो इस तरह से वो हमें यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन दी एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो देयर पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन एग्रीकल्चर एंड फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप्स, ये ज्यादा इनका टारगेट होता था। किसके लिए? कैश क्रॉप्स के लिए, फॉर द एक्सपोर्ट एंड विच ऑफन अंडरमाइंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। यानी कि यहाँ पे खाद्य सुरक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे जो क्रॉपिंग का पैटर्न है वो कैश क्रॉप की तरफ मोल्ड किया गया। अगर हम यहाँ पे बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, एंड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द लैंड ओनरशिप एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो इसी पीरियड में हमें वो जो आपने देखा होगा रेवतवारी, महलवारी और आपका जो जमींदारी सिस्टम है, थ्री जो आपके एग्रीकल्चर सिस्टम है, वो भी हमें इसी पीरियड में देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे रीजनल वेरिएशन इन एग्रीकल्चर। तो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, मैंने पहले ही बताया था कि हम इसको रीजनल बेसिस पे भी देखेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बेसिस पे। तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम यहाँ पे देखें प्रीडोमिनेटली व्हीट एंड राइस कल्टीवेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि जब देश में हरित क्रांति आई तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेटेड क्रॉप थी वो व्हीट ही थी, देन सेकंड नंबर पे हमारे पास राइस थी। और जो यहाँ पे डोमिनेटेड एरिया थे दैट वाज पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रॉप का जो ये व्हीट एंड राइस है इसका प्रोडक्शन किया गया। सो द रीजन बेनिफिट फ्रॉम द फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन्स। मैंने जब आपको रिवर सिस्टम करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि भाई जितनी भी ये रिवर सिस्टम ये अपने प्लेन्स बनाती थी, एलुवियल सॉइल को यहाँ पे ये डिपॉजिट करती थी, जिसके कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा फर्टाइल हुआ। और फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास इसका जो एडवांटेज मिला हमें वो लेटर ऑन एग्रीकल्चर में देखने को मिला।
इसके बाद अगर हम साउथ की बात करें, नॉर्थ के बाद साउथ नोन फॉर राइस, मिलेट्स एंड कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड टोबैको। तो स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड कर्नाटका हैव डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न्स ड्यू टू वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तो कॉटन के लिए ये काफी ज्यादा सुटेबल एरिया रहता है। ठीक है, यहाँ पर काफी ज्यादा इसका कैश क्रॉप्स का उत्पादन किया जाता है, जैसे मिलेट है, राइस है, ये सारी चीजें यहाँ पे उत्पादित की जाती है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट आपको पता है कि किधर है हमारा, ईस्ट ये वाला पोर्शन है। यहाँ की जो कंडीशन है, वेस्ट बंगाल भी इसी इसी एक हिस्से का भाग है, जहाँ पे आपका अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप जूट एंड अदर क्रॉप्स यहाँ पे देखने को मिली, कॉटन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। उड़ीसा आर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। अगर हम यहाँ पे चावल की बात करें तो ये भी देश में एक प्रमुख भाग प्ले करता है अपने चावल के उत्पादन में, कौन सा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वेस्ट इंडिया, गुजरात और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, वेल नोन फॉर कॉटन, ग्राउंड नट, शुगर केन्स एंड द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन हैव अडेप्टेड टू ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर आप वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में ये वाला पोर्शन आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ एरिया जैसे आपने देखा होगा राजस्थान एंड जो मरुस्थल वगैरह भी यहाँ कुछ पोर्शन में देखने को मिलेगा, तो यहाँ की जो सॉइल है वो उतनी ज्यादा आप बोल सकते हैं कि भाई वो मॉइस्चराइज नहीं है, वो कैसे रहेगी आपकी, एरिड रहेगी या सेमी एरिड काइंड ऑफ रीजन है ये। यहाँ पे ड्राई लैंड आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो यहाँ की क्रॉप का पैटर्न होगा वो भी अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको कि मोटे मोटे तौर से हमने जो क्रॉप का पैटर्न है वो हमने 4 मेजर पोर्शन में डिवाइड किया है, और इसके बाद हम इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन सा आ गया, हमारे ये वाला पोर्शन। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है। ठीक है, इसके बीच है, दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द डाइवर्स क्रॉप इंक्लूडिंग राइस, मेज एंड वेरियस फ्रूट। मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे फलों का भी उत्पादन किया जाता है, बाकी जो चावल और मेज है वो तो है ही है। उसके बाद द रीजन हैज यूनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ पे आपके पास क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलेगा मेजरली। एंड सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन की बात करें तो मेजर इसमें जो आप देखेंगे हमारे देश की लगभग लगभग 42% जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। सभी के पास रोजगार नहीं है, जब रोजगार नहीं मिलता तो अल्टीमेट जो लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास बचता है वो हमारे पास एग्रीकल्चर बचता है। तो मैक्सिमम जो वर्क फोर्स है वो अपने आप को अंगेज कर लेती है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, एंड मेकिंग इट अ क्रूशियल सेक्टर फॉर लिवलीहुड, स्पेशली फॉर रूरल एरियाज। जहां अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो एग्रीकल्चर वहाँ की एक बैकबोन है, गांव की क्या है, ये बैकबोन है, मजबूत रीढ़ की हड्डी है। एंड जितना भी आप अगर इनकम लेवल की बात करें तो टोटल की टोटल जो इनकम का सोर्स होता है गांव में, मैक्सिमम लोगों का क्या रहता है, एग्रीकल्चर रहता है। एंड माइग्रेशन पैटर्न्स एंड सोशल स्ट्रक्चर, मैनी रूरल हाउस होल्ड्स डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर सब्सिस्टेंस। मतलब कि जितना भी उनका सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, पूरा का पूरा उनका लिवलीहुड एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। देन आता है हमारा दूसरा, जेंडर रोल्स। वुमेन्स प्लेज आर सिग्निफिकेंट रोल इन एग्रीकल्चर। जैसा कि आप अपने सराउंडिंग देखते भी होंगे तो ज्यादातर महिलाएं क्या करती है, वो खेती बाड़ी का काम में एंगेज होती है। और जो जैसे मेल होते हैं तो मेल वो क्या करते हैं, दूसरी अदर एक्टिविटीज के लिए चले जाते हैं, जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब करने चले जाते हैं या बाहर दूसरी जगह कमाने चले जाते हैं। अगर सही से आपकी क्रॉप नहीं आ रही तो मूवमेंट लेबर का ज्यादा होता है मेल में, और विमेन्स का उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है भारत की स्थिति में। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादातर महिला क्या है, एग्रीकल्चर में अपने आप को एंगेज कर लेती है। सो सिग्निफिकेंट रोल इन एग्रीकल्चर ऑफन इन्वॉल्व इन लेबर इंटेंसिव टास्क एंड हाउ एवर दे फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू लैंड ओनरशिप, एक्सेस टू क्रेडिट एंड डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, प्राइमरी लेबर वर्क करने के बावजूद भी उनके पास कुछ जो एक्सेसिबिलिटी है, जैसे कि लैंड की ओनरशिप ना होना, और टाइम से क्रेडिट अवेलेबल ना होना, और दूसरा मेजरली कि भाई जो डिसीजन मेकिंग है वो आज की डेट में भी हमारी सोसाइटी में मेल डोमिनेटेड है, और यहाँ पे जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रहेगी वो किसके डिसीजन मेकिंग में रहेगी, वो विमेन्स के उतने ज्यादा डिसीजन मेकिंग में नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वो लैक करती है। फूड सिक्योरिटी की बात की जाए तो एग्रीकल्चर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, जहां से हमारा सरप्लस जनरेट होता है। फूड सिक्योरिटी के लिए हमें टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। और जैसे आज की डेट की अगर हम बात करें, पीडीएस की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये भी तभी सक्सेसफुल हुआ है जब हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज किया है। जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे हमारा क्या है कि फूड सिक्योरिटी भी एनहेंसमेंट हुई है। देन हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर हम टेक्निकल एडवांसमेंट की बात करें, हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांसमेंट अचीव की है प्रीवियस 60 से 70 साल में। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें एडवांसमेंट आता है वो आता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करना। जैसे ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की 1966 के बाद, ठीक है, तो लगातार हम रेवोल्यूशन की बात करते आए। तो इसमें सबसे जो हाईली इंट्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था हमारा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, यानी कि उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीज, पर्टिकुलरली इन द
फील्ड ऑफ व्हीट एंड राइस, जो हमारा गेहूं और चावल था, उसमें हमने मेजरली इसको इंट्रोड्यूस किया था। वेरियस जो आप बोल सकते हैं वैरायटीज के गेहूं और चावल को हमने उत्पादन किया, और हम इसी उत्पादन क्षमता की वजह से इतने ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा सरप्लस में गया कि हमने उसको एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या इसमें सक्षम हुए और हम इसमें सेल्फ रिलायंट भी बन सके। तो दिस इज द मेजर इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड दूसरा, इरिगेशन टेक्नोलॉजी। जो पहले हमारा सिस्टम चलता था, ठीक है, बोरवेल से पानी निकालना फिर उसको खेतों में डालना, उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया, उसमें हमने मॉडर्नाइजेशन किया। अब हमारे पास क्या था कि मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक में ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर्स हमने इंट्रोड्यूस किए, जिससे कि हमारी जो वाटर की एफिशिएंसी है वो बढ़ी, मतलब कि उसमें जो फालतू पानी गिरता था ऐसी, वो उसकी जो वेटेज है वो काफी कम हो गई, और जो वाटर है उसका हमने एफिशिएंटली यूज करना शुरू कर दिया। देन वी have next that प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, that is the focused on how to improvise the irrigation coverage in India। यानी कि जो हमारी सिंचाई की जो हमारी टोटल कवरेज है इन नेशन, ठीक है, होल नेशन में, उसको हमने कैसे इंक्रीज करना है, उसके लिए फोकस्ड एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो ये मेजर यहाँ पे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? नो डाउट। अच्छा, तो बताया ये जो PMKSY है ये कब लॉन्च किया गया था, अगर डाउट नहीं है? कब किया गया था लॉन्च ये? 1 जुलाई 2015 को ये पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपके लिए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू की गई थी, तो ये 1 जुलाई 2015 को देश में लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसके बाद आता है प्रेसिजन एग्रीकल्चर की। अगर हम बात करें, द यूज ऑफ सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, है ना, फिर IoTs डिवाइसेज हेल्प्स फार्मर मॉनिटर क्रॉप हेल्थ, सॉइल कंडीशन, वेदर पैटर्न, एनेबिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अब आपने देखा होगा कि जब आप कभी स्प्रे करने जाते हैं या एग्रीकल्चर में कोई काम करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि वेदर चेक करते हैं, वेदर की कंडीशन चेक करते हैं कि कब बारिश हो सकती है, क्या संभावना है आने वाले 10 दिन में। ये आप सारा का सारा पैटर्न पहले ही पता कर लेते हैं। और बहुत सारी आप ऐसी सैटेलाइट से इमेज जनरेट कर लेते हैं जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। ड्रोन से आप स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। तो ये ड्रोन भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है एग्रीकल्चर में। तो ये सारा का सारा ड्यू टू द टेक्निकल एडवांसमेंट है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो मेजरली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, जिसमें कि BT कॉटन है, और इसको इंट्रोड्यूस करके हमारा जो पेस्ट रेसिस्टेंस एंड यील्ड है ये काफी ज्यादा एनहेंस हुआ है। और इसके बाद अडॉप्शन ऑफ GMO। ठीक है, ये हमने क्या बताया बताया था, मॉर्निंग में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। GMO क्या होता है? GMO इज अ सब्जेक्ट टू डिबेट ड्यू टू द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न। GMO क्या बताया था हमने? जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या बताया था? जेनेटिकल मॉडिफिकेशन इन, क्या था ये पूरा? ऑर्गेन बताया था, ऑर्गेनिज्म बताया था, या ऑर्गेनाइजेशन बताया था? अभी सुबह ही बताया, देखो आपको। ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, क्या था ये? हमारा ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रखना ये कई बार फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं कि GMO की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ जैसे ऑप्शन में नीचे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी लिखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा होगा, ऑर्गेनिक भी लिखा होगा। तो ये इस तरह से 4-5 ऑप्शन बना लेते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, फिर आपको वहां पे नहीं लगेगा आइडिया कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन था या ऑर्गेनिज्म था। तो याद रखना आपने। ठीक है, GMO का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गेनिज्म। सो देन वी विल मूव टू द फिफ्थ, दैट इज चैलेंजेस फेसिंग इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब कि मेजर जो चैलेंजेस है वो भारत की कृषि में क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो समय और परिस्थिति के अनुसार बहुत सारा इसमें क्लाइमेटिक चेंज कंडीशन हमने देखने को मिली है। एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक महत्वपूर्ण इसमें रोल प्ले कर रहा है। लगातार जो टेम्परेचर है अर्थ का वो वार्म हो रहा है। एंड इरेक्टिक रेनफॉल्स देखने को मिलता है आपको कि कभी आपके पास बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, कभी आपके पास बारिश ही नहीं होगी। ठीक है, सूखा पड़ जाएगा। And the extreme weather events pose significant risk in agriculture productivity. Farmers are increasingly facing drought and flood. या तो आपके पास बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी बीच में, अननेसेसरली अनरिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब जब जरूरत नहीं होगी तब बहुत ज्यादा बारिश आएगी, तो वो आपके लिए क्या करेगी? फ्लड का कॉज करेगी। और जब रिक्वायर्ड है तब सूखा पड़ जाएगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देख पा रहे हैं कि इस सर्दी में या पिछले 2-3 सालों से लगातार जो लेवल ऑफ स्नो है वो हिमाचल में तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मतलब कि बहुत रेयरली वो बर्फबारी पड़ती है। और अब हमें थोड़ी बहुत ही बर्फ कहाँ देखने को मिलती है? बहुत हाई एल्टीट्यूड में देखने को मिलती है। मिड एल्टीट्यूड तो खत्म हो गया है, यहाँ तो कोई बर्फ नहीं पड़ती, यहाँ तो बारिश भी आना अब खत्म सा हो गया है। तो ये किसके कॉजेज है? कॉजेज ऑफ
क्लाइमेट चेंजेस के कारण ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद आता है सॉइल डिग्रेडेशन। जैसे जैसे हम उसका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, हाईली हम इसमें टेक्निक का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो सॉइल का फर्टिलाइजेशन है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि सॉइल डिग्रेड हो रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, रिड्यूस हो रही है। उसके बाद अगर हम इसमें वाटर स्केर्सिटी की बात करें तो ज्यादातर हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हिमाचल को छोड़ के अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जितना भी हमारा प्लेन एरिया वो ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब ग्राउंड वाटर से ज्यादा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वजह से उसका जो लेवल है वो तो डाउन चला जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर क्या आ जाएगी, वाटर स्कैरसिटी आ जाएगी, और इसकी वजह से वहां पर क्या आ जाएगा, सूखा या अकाल आ जाएगा। दैट इज अफेक्टिंग द क्रॉप यील्डिंग। उसकी वजह से जब सिंचाई आपकी भरपूर नहीं हो पाएगी तो आपकी जो फसल है वो भी उतनी ज्यादा उत्पादित नहीं हो पाएगी। देन आता है हमारे पास मार्केट एक्सेस एंड प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है, लगातार ये चीजें हमें देखने को मिलती है, ये इसी एक पैटर्न का फॉलो करते हुए चलती है। जब आपके पास अच्छी फसल नहीं होगी तो अच्छी आगे आगे आपकी मार्केट भी नहीं मिलेगी आपके पास। तो इस तरह से फार्मर ऑफन फेसेस द चैलेंजेस इन एक्सेसिंग द मार्केट एंड लीडिंग टू द प्राइस वोलेटिलिटी। मतलब कि अगर आप यहाँ पे अगर मार्केट की बात की जाए तो आपके पास एक तो स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती। अगर आप उसको स्टोर कर सकते तो आप अपने जब प्राइस हाई हो गए तब बेच सकते थे, तो इसलिए आपको मजबूरी में, ठीक है, वो जो जितना भी आपका क्रॉप होता है उसको आपको मार्केट में बेचना पड़ता है, भले ही उस समय मार्केट आपके फेवर में ना हो या प्राइसेस बहुत कम हो। तो ऐसी स्थिति में आपका जो मार्केट एक्सेस एंड प्राइस फ्लक्चुएशन है ये भी आपके एग्रीकल्चर को काफी इंपैक्ट करता है। देन आता है हमारे पास डेट एंड फार्मर सुसाइड्स। ये एक कॉमन सी कंडीशन हमें काफी समय तक लगातार देखने को मिली थी इंडिया में। मैनी फार्मर आर ट्रैप्ड इन साइकिल्स ऑफ डेट ड्यू टू लो प्राइसेस, हाई इनपुट कॉस्ट एंड क्रॉप फेलियर्स लीडिंग टू डिस्ट्रेस एंड सम केसेस देयर आर सुसाइड। ठीक है, देखिए अगर मैं मान लो कि मैंने लगातार लोनिंग कर अपने साथ करता रहा और मैं उसको चुकाने में सक्षम नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास क्या स्थिति आएगी, मेरे पास स्थिति आएगी कि लास्ट में जाके सुसाइड ही करना पड़ेगा। जब कहीं से भी चारों दिशाओं से अगर मेरे पास सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म हो जाएगी। तो ऐसा भारत में बहुत सारे किसानों ने किया था, सुसाइड वगैरह। तो ये एक बिग इशू भी रहा है इंडियन एग्रीकल्चर का, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रयास किए हैं। कई बारी गवर्नमेंट ने जो फार्मर के लोन्स हैं उसको माफ भी किया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी स्कीम्स आती रही है समय समय पे। अगर हम नेक्स्ट बात करें दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स की, तो इसमें सबसे जो पहला है वो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी। ये मेजर है सॉइल हेल्थ कार्ड, यानी कि इसमें क्या है, सॉइल को टेस्टिफाइड किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसके लिए फिर रिकमेंडेशन दी जाती है किस तरह का इसमें आपने जो फर्टिलाइजर है वो यूज करना है, किस तरह से इसको आप रीजनरेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो स्कीम थी दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यदि आपकी फसल किसी कारण से खराब हो जाती है तो उसके लिए आपके पास एक उसका इंश्योरेंस रहेगा, आपकी जो क्रॉप है वो इंश्योर्ड रहेगी इन अगेंस्ट टू द नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि या पेस्ट वगैरह या कोई अदर डिजीज आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसका इंश्योरेंस करेंगे। ठीक है, तो आपको एक लमसम सा अमाउंट उस क्रॉप के बदले दिया जाएगा जो कि डैमेज हो जाएगी। ठीक है, देन आता है आपके पास नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये भी हमारा एक न्यू स्कीम लॉन्च किया गया था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इसका जो काम था दैट इज ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब कि ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने करनी है जिसकी वजह से हमारा क्या है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास आज अवेलेबल है वो आने वाली जनरेशन के लिए भी हम उसको बचा के रख सके। तो इसका एक ही हमारे पास रास्ता है दैट वी शुड अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा और वाटर कंजर्वेशन करना पड़ेगा, ताकि हम जो अपनी क्रॉप है वो क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप्स को फॉलो कर सके या उसको एम्फेसाइज कर सके। देन आता है हमारे पास डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। डिजिटल इंडियन जो इनिशिएटिव्स है इसमें मेजरली जो फोकस किया गया था प्यारे बच्चों दैट इज ऑन द एग्रीकल्चर थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। यानी कि अब आप क्या करेंगे, आप अपनी जो क्रॉप है वो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी बेच सके, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक स्कीम और चलाई थी जिसको हम ई मंडी के नाम से कहते हैं। क्या है उसका नाम, ई मंडी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मंडी। So online platform that provide farmer with real-time information on weather, market price, and best practices. This initiative seeks to empower farmer with knowledge and improve their decision-making capability. ठीक है, तो ये इसके मेजर एरियाज थे। उसके बाद आता है सस्टेनेबल एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। ठीक है, मतलब कि इसके लिए हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको फोकस्ड कर सकते हैं, तो दैट इज ए इंपॉर्टेंट थिंग। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात की है तो इसमें इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सस्टेनेबिलिटी अगर हमें मेंटेन करनी है तो देन वी मस्ट हैव टू फॉलो द ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ये बेसिकली एम्फेसाइजिंग एरिया है जहाँ से हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकते हैं। दीज प्रैक्टिसेस एम्स टू रिड्यूस केमिकल इनपुट्स, एनहेंस बायोडाइवर्सिटी एंड इंप्रूव सॉइल हेल्थ। देन आता है हमारे पास क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, मतलब कि जो क्लाइमेट के प्रो हो उस तरह से हम एग्रीकल्चर को इसमें फॉलो करें, मतलब कि जो दैट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी कि अगर कभी ड्रॉट वगैरह भी पड़ जाए
तो ऐसी हमें फसलों का उत्पादन करना पड़ेगा कि जो एडवर्स वेदर कंडीशन में भी अपने आप को सस्टेन कर सके। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी, और साथ में इंप्रूव सॉइल हेल्थ एंड प्रोवाइड एडिशनल इनकम सोर्सेज फॉर फार्मर थ्रू टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमें अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। देन आता है अर्बन एग्रीकल्चर। अब इससे क्या होगा कि जैसे हम अर्बन एग्रीकल्चर में कि ओवरबर्डन हो रही है एग्रीकल्चर हमारी, अब अगर गांव में ही हम डिपेंड करेंगे, बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी शहर की तरफ मूव ऑन कर रही है लगातार, तो उनकी जो जरूरतें हैं वो भी हम कहाँ से फुलफिल कर रहे हैं, गांव से फुलफिल कर रहे हैं। तो इतनी सारी जो जरूरतें हैं वो समय रहते पूरी नहीं की जा सकती, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कुछ एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। जैसे कि हम उसमें शहर के अंदर रूफ टॉप गार्डन बना सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, कम्युनिटी गार्डन बना सकते हैं, जैसे कि एक छोटे से शहर के अंदर उसमें जैसे हमने बच्चों के लिए खेलने के लिए होते बनाए, उसी तरह से कम्युनिटी हॉल वगैरह बना के वहाँ पे गार्डनिंग एक्सेट्रा की जा सकती है, जिससे कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है। एंड देन प्रोड्यूस फूड इन अर्बन एरिया प्रमोटिंग लोकल फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये बेसिक से फंक्शन है। देन आता कॉपरेटिव्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। These organizations empower farmers by providing them with collective bargaining power, access to market, and shared resources. ठीक है, so FPOs can help small farmers achieve economies of scales and improve their economies. ठीक है। देन आता है रोल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन। ये उतना ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, जो हमने इसमें कवर करना था। फ्यूचर पर्सपेक्ट की बात करें तो हम इसमें न्यू जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्लॉकचेन सिस्टम को हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे हम जैसे कि हम कोलैबोरेटिव एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में, जहाँ पे हम उनको सॉयल एंड एग्रीकल्चर के जो मॉडर्नाइजेशन है उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कल्चर एंड सोशल एस्पेक्ट्स में अगर देखें तो हम इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज से हम इसको मॉडर्न नॉलेज की तरफ ले जा सकते हैं, कम्युनिटी फार्मिंग करा सकते हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो इसमें जो हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आती है, जैसे कि हमें वाटर है, सॉयल है या बायोडाइवर्सिटी है, इसको किस तरह से मैनेज करना है, या ग्राउंड वाटर जो डिप्लेशन है या सॉइल इरोजन है उसको कैसे हम लंबे समय तक रोक सकते हैं, मतलब कि सॉइल इरोजन ना हो, या हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये आता है रिसोर्स मैनेजमेंट में। इकोनॉमिक वायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास क्या है, फार्मर मेन इकोनॉमिकली वायबल्स for small and marginal farmers in is crucial, and it include addressing issues of access of credit, fair pricing, market linkage, etc. ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इकोनॉमिक वायबिलिटीज में। फिर आता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में अगर हम देखें तो वाइल वेरियस पॉलिसीज एग्जिस्ट टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग आर नेसेसरी टू एंश्योर दैट बेनिफिट्स रीच द इंटेंडेड बेनिफिशरीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूथ एंगेजमेंट की बात आती है, ठीक है, कि भाई हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में यूथ को हमें ज्यादा से ज्यादा अंगेज करना पड़ेगा, ताकि उन और अंगेज इस तरीके से करना पड़ेगा उनको उसमें अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर दिखे। ऐसा ना हो कि भाई वो लास्ट रिजॉर्ट उनके लिए बने, वो एक प्राइमरी सोर्स बनना चाहिए जो एग्रीकल्चर है यूज के लिए, ताकि वो उसमें अच्छे से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके, एक एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट करके। एंड इनोवेशन कैन अट्रैक्ट यंग पीपल्स टू फार्मिंग एंड एग्री बिजनेस। जैसे आज की डेट में आप हिमाचल में देखते हैं बहुत सारे यूथ अब जो हॉर्टिकल्चर है, यानी कि हमारा जो एप्पल है, ठीक है, एप्पल की फार्मिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो इसको एज ए फुल टाइम जॉब की तरह वो कर रहे हैं। तो ये एक मेजर चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हमने पूरा का पूरा इस एग्रीकल्चर को अभी के इस लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपको फिर अभी इसमें किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, चलिए ठीक है, फिर तो कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।